हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका लक्ष्य आर्मी ऐप पर आपका स्वागत है। और हमारे जो फिजिक्स का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब हो गई विद्युत धारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा होती क्या है। पहला नाम है अपना जैसे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए मैंने यहाँ पर विद्युत धारा के लिए यहाँ पर हमने बोला कि विद्युत धारा जो है वो है आपकी आवेश प्रवाह की दर, मतलब जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या बोला मैंने, या आवेश प्रवाह की दर का मतलब क्या बोला मैंने। पहला काम ये था अपने पास, अपन ने बोला आवेश, और दूसरा वर्ड बोला अपन ने दर। तो दर का मतलब होता है समय, और आवेश हो गया आपके पास क्यू यानी कि चार्ज। तो यहां पर धारा जो बनी वो हो गया आई बराबर हो गया क्यू बाय टी। क्यू हो गया यहां पर चार्ज जिसे हम बोलते हैं आवेश, और टी हो गई आपके पास में यहां पर दर। दर मतलब जिसे हम बोल सकते हैं टाइम, या हमने बोला है चार्ज के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी सीधी सीधी करंट होती है। अब इसमें आपने एक वर्ड बोला है चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं यहां पर क्यू जो बोलता, तो क्यू बराबर हो गया एनी। एनी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब क्यू इज इक्वल टू एनी, तो यहां पर हम लोग आई इज इक्वल टू रखेंगे एन ई बाय टी। आई इज इक्वल टू हमने यहां पर रखा एन ई बाय टी। और हम लोग यहां पर बोले इसकी विमा क्या है या मात्रक क्या है। मतलब हम लोगों ने यहां पर बोला विमा बोले तो डायमेंशन, और ये हो गए अपने पास में यूनिट। तो विमा है इसकी बेटा A1, और मात्रक हो जाएगा हमारे पास में एम्पियर। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर एम्पियर। तो सीधा सीधा हमारे पास में हो गया यूनिट और डायमेंशन बन चुकी है। तो धारा मतलब हम लोग सिंपल सा वर्ड बोल के चले, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड करंट। देन आई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी, और क्यू बराबर हमारे पास हो गया एनी यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन होगी तो। आई बराबर एनी बाई टी फॉर्मूला बन गया। विमा हमारे पास हो गई A1 और एम्पियर। फिर बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो करंट को हम लोग वहां पर बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी है, मतलब करंट अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है? अदिश राशि होने का कारण ये होता है कि ये वेक्टर जिसे हम बोलते हैं सदिश के त्रिभुज के नियम की पालना नहीं करती है। मतलब सीधा सीधा हम लोग बोले तो त्रिभुज का नियम था सदिश में, तो उसकी पालना नहीं करती है। अब त्रिभुज का नियम क्या था, या ट्रायंगल लो क्या था? त्रिभुज के नियम के अंदर ये बोला जाता है कि ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं में धारा समान जाएगी और तीसरी भुजा में धारा विपरीत जाएगी। जबकि करंट इस बात को फुलफिल नहीं करती है, धारा इस बात के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, इसीलिए इसको अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहा जाएगा। तो करंट कौन सी क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई? स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। अब हम लोग बात करके चलें यहां पर कि करंट कितने टाइप की होती है। तो करंट होती है बेसिकली, सीधा सीधा हम लोग बोले तो टाइप्स ऑफ करंट, तो करंट हुई दो टाइप की या टू टाइप्स की करंट हो गई। पहली हो गई हमारे पास एसी, और सेकंड वन हो गई डीसी। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी बोले तो डिस्ट धारा। ठीक है, तो पहले अपन ने बोला यहां पर अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी, और सेकंड वन बोला हमने डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसके नाम में ही इसका मतलब आ रहा है अल्टरनेट, मतलब ये जो चलेगी ये अल्टरनेट, जिसे अपन कहते हैं आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रत्येक आवर्त में इसका मान परिवर्तित होगा, जिसे हम बोल सकते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, मतलब ये खुद को रिपीट करती है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में, जिसे हम लोग बोले हैं, जैसे मैंने यहां पर बोला आवर्ती फलन में मान परिवर्ती होना, में मान परिवर्ती मतलब क्या है? सीधा सीधा मैं यहां पर बोलूं, जब आवर्ती फलन में मान परिवर्ती का क्या मीनिंग है, मतलब ये अल्टरनेट क्वाड्रेटिकल वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, अल्टरनेट क्वाड्रेटिकल वैल्यू कौन सी होती है बेटा? सीधा सीधा मैं यहां पर बोलूं तो ये है आपकी अल्टरनेटिंग क्वाड्रेटिकल वैल्यू। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
क्लियर, बात समझ आई यहां तक। अब इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है, जैसे आपने बोला एसी दे रहे हैं हम, तो एसी की एक निश्चित आवृत्ति होती है। आवृत्ति हम किसे कहते हैं? 1 सेकंड में लगाए गए चक्कर। तो उसकी आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति होगी यहां पर सीधा सीधा 50 हर्ट्ज, और वोल्टा होती है 220 वोल्ट। ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होगी, और वोल्टा होगी यहां पर 220 वोल्ट। अब डीसी की हम लोग बात करके चले कि डीसी क्या होती है। तो डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, मतलब बोल सकते हैं हम डायरेक्ट करंट। जो क्या करती है, डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है कि ये क्वाड्रेटिकल वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, मतलब ये एक सीधी रेखा में गति करती है, इसमें कोई भी फलन चेंज नहीं होता है, कोई फंक्शन चेंज इसमें नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग बोले स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी, यानी कि एक फिक्स वैल्यू को, पाथ को डिफाइन करती हुई चलेगी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? अब डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो डीसी के बच्चा लोग बहुत अच्छी आवृत्ति है यहां पर, जिसे हम लोग कहते हैं 0। अब इसकी आवृत्ति 0 क्यों हुई? पहली बात, इसने कोई भी चक्कर नहीं काटा है, मतलब इसने कोई भी फलन के मान को परिवर्तित नहीं किया है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी मानी जाती है? 0 हर्ट्ज, यानी कि 0 मानी जाएगी। क्लियर है, कंफर्म हो? अब एसी की बात करें तो एसी कितने टाइप की होती है? तो एसी बेटा बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली होती है यहां पर साइन वेव, जिसे हम बोलते हैं ज्यावक्रीय। ठीक है, सेकेंड वन होती है स्क्वायर वेव, और थर्ड वन और लास्ट होती है हमारे पास ट्राइंगुलर वेव। ज्या वक्री है, वर्गाकार वक्री है, और तीसरी होती है आरादंती वक्री है। साइन वेव मतलब जो ग्राफ आपके पास ऊपर था वो का वही सेम रिपीटेड ग्राफ है, दिस वन इज साइन वेव। स्क्वायर वेव मतलब अल्टरनेट और इक्वल अमाउंट में चलने वाली करंट। ट्राइंगुलर वेव आरादंती वक्री है, सेल्फ रिपीटिंग करंट जिसे अपन कह सकते हैं। सेकेंड वन इज डीसी। डीसी क्या है और डीसी कैसे काम कर रही थी? तो डीसी आपने बोला स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, तो डीसी होती है 2 टाइप की। डीसी के जो टाइप्स है वो कितने होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन वेरिएबल डीसी, और सेकेंड वन कांस्टेंट डीसी। वेरिएबल डीसी तो बोलते हैं असमदिष्ट धारा, कांस्टेंट डीसी बोलते हैं समदिष्ट धारा। तो वेरिएबल डीसी जो है वो आपके पास में किस तरीके से चलती है? वो आपके पास में ऐसे चलेगी। और कांस्टेंट डीसी जो है वो आपके पास में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, जैसा आपके पास में ऊपर डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास में एसी और डीसी, यानी कि दोनों टाइप्स कवर हो गए। नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं इस टॉपिक के बाद में, टाइप्स ऑफ करंट के बाद में एक वर्ड आता है हमारे पास में, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है बेटा धारा घनत्व। अब धारा घनत्व का मतलब क्या है? नॉमिनल अपन बात करके चलें तो धारा घनत्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो फर्स्ट वन अपन बोले धारा घनत्व, जिसे बोला यहां पर करंट डेंसिटी। ठीक है, अब करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा? तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है, बहुत एक सिंपल से तरीके में हम लोग समझें तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करके चलें, ये हमारे पास एक पेन है, पेन का ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसे हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो जो करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो जितने अमाउंट की करंट फ्लो होती है उस वो जिस एरिया से, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करती है, वो आपकी करंट डेंसिटी कहलाती है। इसे हम जे से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा लोग? जे से। तो यहां पर हमने बोला कि जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। जे इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई बाई ए, जिसे हम लोग कह सकते हैं ए हो गया आपके पास में एरिया, और आई हो गया आपके पास में करंट। मतलब हम लोग यहां से बोले इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो देन जे इक्वल टू आई। मतलब मैं यहां पर सीधा सीधा बोल सकता हूं कि करंट फ्लो इन यूनिट एरिया, करंट फ्लो इन यूनिट एरिया। तो सीधा हमने यहां पर बोला करंट फ्लो इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, अब जिसे हम लोग बोले यहां पर एक बार हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, कि वो धारा जो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है। जैसे मैंने बोला कि ये आपकी करंट हो गई, और यहां पर हम लोग इसको बोले कि ये एरिया हो गया।
ठीक, तो ये करंट फ्लो हो रही है एरिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि जब ये वाला पोर्शन है, ये एरिया इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मतलब एक थीटा एंगल पे डिनोट हो, तो थीटा एंगल पे डिनोट होगा, तो बेटा देखो जब थीटा एंगल पे डिनोट होगा तो ये तो हो गया आई, ये हो गया ए के लिए, ठीक है। अब यहां से क्या बना आपका, थीटा बना, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए सीधा ही था, जिसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह सकते हैं, तो थीटा यहां पर बन गया, ठीक है। थीटा यहां पर बन गया तो ये वाले दो घटक हो गए, एक तो हो गया ए कॉस थीटा और एक हो गया बेटा इसका ए साइन थीटा। थीटा से जुड़ा हुआ घटक हमेशा कॉस में बनता है और बिना थीटा का साइन में बनता है, मतलब उसका लंबवत घटक। तो मैंने बोला जे बराबर आई अपॉन ए, मतलब आई अपॉन, अब धारा की दिशा में कौन सा वाला घटक कार्य कर रहा है बेटा, तो धारा की दिशा में केवल और केवल कौन सा घटक कार्य कर रहा है, कॉस थीटा वाला, तो जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, मतलब आई बराबर हो गया जे ए कॉस थीटा। अब हम लोग यहां पर अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल की बात करके चले, तो आप सीधा सीधा इसको ध्यान रखो, यदि हमने सदिश की बात करी है तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो जे डॉट ए बराबर हो गया जे ए कॉस थीटा, मीनिंग जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि आई जो है वो डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं अदिश गुणनफल को, और अदिश गुणनफल मतलब हो गया ये दो सदिशों का गुणनफल हो रहा है, लेकिन प्राप्त राशि एक निश्चित होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है आई, मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि धारा जो है डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम लोग देखें तो अदिश राशि होती है। परंतु बेटा करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व एक सदिश राशि मानी जाती है। कौन सी राशि मानी जाती है, सदिश राशि। तो धारा घनत्व जो है, धारा घनत्व, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हुई क्योंकि इसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है, जिसे हम सदिश राशि भी बोलते हैं, ठीक है, ये सदिश राशि हो गई। और यहां से हम लोग इसकी विमा बनाएं, डायमेंशन दें, तो डायमेंशन इसकी यहां पर बनेगी आई मतलब एम्पियर, और ए बोले तो यहां पर एरिया, एरिया मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एल गुणा एल, तो सीधा सीधा बन गया एम जीरो एल माइनस टू एल माइनस टू टी जीरो ए वन, एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो एंड ए वन, क्लियर। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करके चले करंट डेंसिटी के बाद में या धारा घनत्व के बाद में हम लोग बात करके चले कि जैसे हमारे पास में एक टॉपिक लिया था हमने ओम का नियम, ठीक है। जैसे नॉर्मली बात करें ओम का नियम कब आएगा, ओम का नियम की जरूरत क्यों पड़ी थी या ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई थी, तो ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट होने का रीजन ये था कि जब बात हुई करंट और वोल्टेज के लिए, तो करंट और वोल्टेज के अंदर जो रिलेशन दिया गया वो ओम्स लॉ के हिसाब से दिया गया। अब ओम्स लॉ के हिसाब से जो रिलेशन दिया वो किस तरीके से दिया गया, फॉर एनी कंडक्टर किसी चालक तार में, ठीक है, फॉर एनी कंडक्टर किसी भी चालक तार में फिजिकल क्वांटिटी को सेम रखते हुए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर भौतिक परिस्थिति जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, तो फिजिकल क्वांटिटी इसको सेम रखते हुए, जिसे हमने यहां पर बोला जैसे ताप है, दाब है, टेम्परेचर, प्रेशर समान रखते हुए या नियत रखते हुए, ठीक है, उस चालक तार के, ठीक है, में धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, मतलब जब पोटेंशियल जो है उसके दो पॉइंट्स पे आता है, विभव जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके दो पॉइंट्स पे आता है तो वो बोला जाता है विभवांतर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट होती है। तो दो पॉइंट के बीच में आता है तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है आपका। तो किसी चालक तार के अंदर या कंडक्टर के अंदर जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, तो जब करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब विभवांतर आता है। तो जो करंट थी उतना का उतना पोटेंशियल डिफरेंस आया, उतना मतलब वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मीनिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की जब फिजिकल क्वांटिटीज को सेम रखा जाए तो उस चालक तार के यानी कि कंडक्टर के सिरों पर, एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, मतलब V जो डेवलप हो रहा है वो करंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो मैंने यहां पर बोला कि फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी को सेम रखते हुए जो कंडक्टर के
ठीक है, एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अकर होगा, मतलब वी जो आएगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और हम लोग ये कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब v बराबर हो गया आई आर। r इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मीनिंग समानुपातिक नियतांक बोला जाता है, जिसे बोला गया प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो r इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड v बाय आई। r बोला जाएगा यहां पर v बाय आई। v हो गया वोल्टेज और i हो गया करंट यानी कि एम्पियर। अब यहां पर बात करके चलें कि भाई ओम्स लॉ जो दिया, तो इसने दो में रिलेशन दिया, एक तो वोल्टेज में और एक करंट ने, ठीक है। और वोल्टेज और करंट को लिंक किसने किया बेटा? रेजिस्टेंस ने लिंक किया, मतलब प्रतिरोध ने इसको लिंक कर दिया, जोड़ दिया। तो R इज इक्वल टू हो गया V बाई आई। V हो गया आपके पास में वोल्ट और I हो गई यहां पर एम्पियर। ये मिला के बन जाता है वोल्ट अपॉन एम्पियर इज कॉल्ड ओम, मतलब रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसे सबसे पहले सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसीलिए इस लॉ का नाम भी यही दिया गया, ओम्स लॉ। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। यदि बात किया जाए आपके इसके ढाल के लिए, तो ढाल कैसे बनेगा? आपने बोला v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, v i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये v है और ये i है। ठीक, ग्राफ कैसा बनता है दोनों का? स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लंब। v हो गया और i हो गया तुम्हारे पास आधार, तो लंब अपोन आधार, जिसे अपन बोल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कहलाती है इसका स्लोप यानी कि ढाल। मतलब यहां पर ये बोला जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा के यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज कॉल्ड टेन थीटा, एंड टेन थीटा मीनिंग इज स्लोप। तो स्लोप बन गया बेटा आपका यहां पर r। यहां तक कोई डाउट है? इस पॉइंट तक समझ आया बेटा? अब बात करके चले, जब स्लोप बन चुका है आपका, तो स्लोप का मीनिंग क्या था, या स्लोप कैसे दिया गया? बहुत सी बुक्स के अंदर बेटा ये आई और वी है, तो आई कहाँ चला जाता है? परपेंडिकुलर क्वांटिटी में देता है, ठीक है, और वी दे देगा बेस क्वांटिटी में। तो वहां पर बेटा आर का मतलब वन अपॉन आर होगा, मतलब स्लोप जो माना जाएगा वन अपॉन आर माना जाता है, ठीक है। अब बात करें अपन स्लोप के बाद में, इसमें एक वर्ड आया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के फ्लो का जो अपोज करता है, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि धारा के प्रवाह में अवरुद्ध यानी कि बाधा उत्पन्न करने वाली डिवाइस होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या था? धारा प्रवाह में बाधा। धारा प्रवाह में जो बाधा आती है या रुकावट आती है, मतलब करंट के फ्लो का क्या कर रहा है? करंट फ्लो को अपोज कर रहा है। सीधे से हम लोग बोले कि करंट फ्लो को क्या कर रहा है? ये अपोज करके चल रहा है, या धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, आर बराबर आपने बोला वी बाय आई होता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करके चले रेजिस्टेंस के अंदर ही, कि प्रतिरोध जो है यानी कि रेजिस्टेंस जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी बनी, तो डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस, इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए यानी कि प्रतिरोध के लिए। तो पहला वर्ड मैंने यहां पर बोला कि डिपेंडेंसी के अंदर कैसे काम में लेंगे इसको। जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध जो है, वो सबसे पहले चालक तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, क्लियर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर, मीनिंग आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। सेकंड वन हम लोग बात करके चले एरिया के लिए, तो मैंने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो एरिया माना जाता है वो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया जाता है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली टू एरिया, एरिया कौन सा होगा बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहां पर अपन बोले कि आर इज इनवर्सली टू एरिया, आर जो है वो एरिया के इनवर्स होता है। इसको और इसको
हम लोगों ने मिलाया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली टू लेंथ अपॉन एरिया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट यूज में लेते हैं, ये हो गई आपकी रजिस्टिविटी। क्या कहलाती है आपकी, रो यूज में लेते हैं, रो कहलाती है आपकी रजिस्टिविटी, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एक पॉइंट रिमेन रखा था। कौन सा पॉइंट रिमेन रखा था, विमा का। पहली चीज विभव की विमा क्या थी, धारा की विमा तो मैंने बता दी। वोल्टा की विमा क्या है, वोल्टेज की डायमेंशन क्या है। सेकंड वन रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या है। थर्ड वन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या है। तो यहां पर अपन छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, हम लोग बात करके चले इसके लिए। सबसे पहले बात करके चल रहे हैं हम वोल्टेज के लिए। तो P बराबर बेटा VI सबको पता है, होता है। ठीक है, V बराबर क्या होगा, P/I। तो आप लोगों ने किसी भी चीज को अपन धक्का देते हैं तो बोलते हैं 1 2 और 3, तो यहां पर सीधा सीधा फंडा बना M1L2T-3। ठीक है, M1L2T-3। करंट के लिए बोला A1, करंट के लिए क्या बोला बेटा A1, तो क्या बन गया कुल मिला के ये M1L2T-3A-1। तो सीधे सीधे तरीका 1 2 3 आई। ठीक है, 1 2 3 आई किसके लिए बन गया, वोल्टेज के लिए बन गया, वोल्टा के लिए बन गया, पोटेंशियल के लिए बन गया। फिर बात करके चलें रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, V/I पढ़ा है हमने अभी अभी इसके पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। R इक्वल टू क्या बोला था, V/I। तो V/I यहां पर बोला तो बेटा ये 1 2 3 आई V बन गया। अब A1 और जोड़ा तो बन गया 1 2 3 2 बार आई। बना नहीं बना, क्लियर है, 1 2 3 2 बार आई। ठीक है, मतलब A-2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए बात कर ली। रेजिस्टेंस के बाद में यहां पर एक वर्ड अपन ने यूज में लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कौन सा वर्ड यूज में लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं रो। तो रो क्या था, आर बराबर बना, भूल जाओ। ठीक है, तो सीधा तरीका याद रखना, आर बराबर रोले, आर बराबर रोले, और रो बराबर राल। रो बराबर क्या हुआ बेटा, राल। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे, आर आर के साथ ए आ जाएगा और एल नीचे चला जाएगा, तो रो बराबर हो गया राल, RA/L। आर के लिए क्या बोला मैंने यहां पर, ठीक है, M1L2T-3A-2, यही। ठीक है, एरिया L2, देन नेक्स्ट L1, एक एल से एक एल कट जाएगा तो क्या बन गया, M1L2 एंड L1 L3T-3A-2। मतलब इसी के साथ में रो के लिए यदि मैं डायमेंशन की बात करके चलूं तो M1L3T-3A-2 इसकी विमा बन जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग बोल के चलते हैं यहां पर बेटा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करके चले विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के लिए। यहां तक हम लोगों ने बोला, तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, यानी कि इसके बाद का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। तो बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मतलब जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो धारा के मान को यानी करंट के वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, धारा के मान को कम या ज्यादा करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब बेटा देखो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या था, या कैसे काम में लिया कॉम्बिनेशन को। सबसे पहली चीज हम लोगों ने बोला कि कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का दो तरीके का होता है, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। श्रेणी
और समांतर, सीरीज एंड पैरेलल, जिसे हम लोगों ने बोला समांतर क्रम संयोजन। अब बेटा श्रेणी क्रम का मतलब या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, सीधे सीधी ट्रिक ध्यान रख लो, सिस। सिस मतलब होता है, एस का मतलब हुआ सीरीज, आई का मतलब हुआ करंट, और एस का मतलब होता है सेम। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हुई? दो ही क्वांटिटी होती है, एक तो करंट होता है, एक वोल्टेज होता है। तो करंट जब आपकी सेम रह गई तो डिफरेंट हो गया आपका वोल्टेज। तो यहां पर बन गया अपने पास में वोल्टेज डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करके चलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल की ट्रिक होती है पीवीएस, पवन वर्मा सर, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो क्वांटिटी कौन सी डिफरेंट होगी? करंट डिफरेंट होगा। जब आपको पता है करंट डिफरेंट होगा, तो करंट डिफरेंट होगा तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा तो करंट सेम होगा। अब सीरीज कैसे बनता है? सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? तो पहली चीज हम लोगों ने बोला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब लाइन से जुड़े हुए, जैसे ये कॉम्बिनेशन पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, और ये R3 है बेटा। यदि मैंने इसको बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ा, तो ये यहां पर मैं पॉइंट्स की बात करके चलूं, तो यदि हम लोग पॉइंट देते हैं, तो इन पॉइंट्स को कैसे क्लियरिफाई करेंगे? अब देखो, फर्स्ट वन अपन ने यहाँ पर बोला कि ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये R1 का एक दो, ये एक नंबर, ये दो नंबर R2 का, और ये एक नंबर, ये दो नंबर। मतलब सीरीज का मीनिंग हो गया सीधा सीधा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस है, मीनिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल, मतलब दूसरे का पहला, दूसरे का बेटा दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ दिख रहा है, और तीसरे का दूसरा बैटरी के कहाँ जुड़ रहा है? ऋणात्मक पे, यानी कि ऋण टर्मिनल पे जुड़ रहा है। यहाँ पर मैंने बोला सीधा सीधा, यहाँ से वोल्टेज दिया, तो वोल्टेज देंगे तो V बराबर क्या होगा? IR। सीरीज में करंट सेम थे तो डिफरेंट क्या था बेटा? वोल्टेज डिफरेंट था, मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, ये V2 होगा, और ये V3 होगा, और ये बनेगा आपका V इक्विवेलेंट। क्या बन जाएगा? V इक्विवेलेंट। अब यहां पर आपने बोला कि I सेम है, धारा समान है, तो धारा तो समान रखी, I का I रख दिया और R के साथ में इक्विवेलेंट जोड़ दिया। मतलब मैं यहां पर बोलूं V इक्विवेलेंट बराबर V1 हुआ, V2 हुआ एंड V3 हुआ। ठीक है, V बराबर हो गया V1 V2 एंड V3। अब यहां पर अपन सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखोगे तो आपको बोलोगे कि भाई IR इक्विवेलेंट, इसमें जाएगी IR1, इसमें जाएगी IR2 और इसमें जाएगी IR3। तो मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकली यूज में अपन लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू बन गई हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि N रेजिस्टेंस होंगे या N प्रतिरोध होंगे, तो सीधा सीधा बनेगा क्या बेटा? N प्रतिरोधों के लिए हम लोग बोल सकते हैं Rn, यहां पर ये बोल सकते हैं Rn। यदि सभी प्रतिरोधों के मान समान हो, जैसे एज एग्जांपल मान के चलो 3-3 ओम के, आप लोग क्या करके चलो, तीन प्रतिरोधों को जोड़ा या दो प्रतिरोधों को जोड़ा। ठीक है, तो 3-3 ओम के हमने दो प्रतिरोधों को जोड़ा, तो या तो आपने किया 3+3। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं, अपने क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ये लिया, ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, तो 3 ओम क्या बोला अपन ने कि ठीक है, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा कि 3+3 हो गया हमारे पास में 6 ओम। लेकिन यदि 3-3 ओम के 10 प्रतिरोध लगे होते हैं या 20 प्रतिरोध लगे होते हैं या 25 लगे होते हैं, तो फिर इसको करना थोड़ा सा टिपिकल होता। अब तो फिर उसका तरीका क्या होता है बेटा? इफ all resistance are same, so then R equivalent is equal to NR। अब मैंने यहां पर बोला, अभी अभी सवाल बोला था आपको कि यदि 3 ओम के 10 प्रतिरोध लगे हों, तो या तो 3+3+3+3+3 अपन करें, या अपन डायरेक्ट बोले NR। N का मतलब हो गया संख्या और R हो गया प्रतिरोध का मान। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो N मतलब 10 और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास थी बेटा 3,
तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज कॉल्ड 30। तो हमारे पास में यहाँ पर 3 ओम के यदि 10 लगे होंगे, ठीक है, तो लगे होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एन आर कर दें अपन, एन हो गया हमारे पास में 10 और आर हो गया 3, इज कॉल्ड 30 ओम। तो ये है हमारे पास में श्रेणी क्रम संयोजन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन हम बात करके चलते हैं बेटा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम। अब जब बेटा समांतर क्रम हमने बोला तो समांतर क्रम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, तो यहां पर हम लोगों ने बात करी है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, R1 R2 एंड R3, ठीक है, R1 R2 एंड R3। जब इन तीनों को अपन यूज में लेते हैं तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो तो सेम जाएगी, आई करंट गई। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके चलूँ तो ये हो गई I1, ये हो गई I2 और ये हो गई I3, तीन पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने अभी इसके पहले वाली स्लाइड के अंदर या पहले वाले पॉइंट के अंदर ये बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट आपकी डिफरेंट होती है। तो करंट कैसे डिफरेंट होती है ये आपके सामने है कि करंट कैसे डिफरेंट हुई, ठीक। तो यहाँ पर अपन बात करें तो करंट के लिए फॉर्मूला जो बना, तो करंट डिफरेंट थी, वोल्टेज सेम था, तो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया बेटा I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। आई इक्विवेलेंट का मतलब हो गया I1 I2 एंड I3। तो यहाँ पर सीधा सीधा बना फॉर्मूला, आई बराबर V बराबर होता है IR, तो R बराबर हो गया V बाय I, ठीक है, R बराबर क्या हो गया V बाय I, और I बराबर बोले तो V बाय R, ये हम पढ़ के आए, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, I बराबर हो गया V बाय R, मतलब V सेम, ये हो गया R इक्विवेलेंट, V सेम ये हो गया R1, V सेम ये हो गया R2, V सेम ये हो गया R3। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा बेटा, 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3, ठीक है। यदि सभी का मान समान हो, ठीक है, यदि हम बोलें कि सभी का मान समान हो, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि n प्रतिरोध जुड़े हुए हों, ठीक, तो सभी का मान समान हो के लिए हमने नियत मान दिया था, ठीक है, फिक्स फॉर्मूला बनाया था। यदि n प्रतिरोध जुड़े हुए मतलब n रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसके लिए भी फिक्स फॉर्मूला था हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर बोला कि n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो फॉर्मूला कहाँ जाएगा बेटा जी, 1/Rn, 1/Rn। एंड यदि सभी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जितने भी प्रतिरोध है सभी का मान समान दिया हुआ, तो वैल्यू सेम दे रखी हो हमें, वैल्यू क्या दे रखी हो बेटा जी, सेम दी हुई है। जब भी यदि कोई वैल्यू सेम दी हुई है तो उसकी वैल्यू होती है R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है बेटा R बाय एन, फॉर्मूला क्या हो जाता है R बाय एन, क्लियर है। जैसे एज एग्जाम्पल मान के चलो, ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम। एक तरीका तो था, आप इसको पूरा सॉल्व करो, जैसे हम लोगों ने किया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, ठीक है। एलसीएम आया बेटा 6, 1 + 1 + 1, मीनिंग 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा जी 3/6, और यदि मैं R इक्विवेलेंट की बात करके चलो तो 6/3 आ गया। 6 क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और 3 क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैंने यही तो बोला आपको, R/N, इसमें रखो सीधा आंसर मीट हो जाएगा। मतलब 6 ओम के 3 है तो 6/3, आंसर कितना आ गया 2 ओम हमारे पास में यहाँ पर मीट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट? तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो रीड किए वो डेटास थे, करंट, हमने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट होता क्या है, ठीक है। करंट के बाद में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ करंट,
टाइप्स ऑफ करंट के बाद में हम लोगों ने बोला करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। करंट डेंसिटी के बाद में बोला हम लोगों ने रेजिस्टेंस किससे जुड़ा था बेटा, ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ की क्लास हमने देखी। ओम्स लॉ के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या था, कैसे कैसे निर्भरता होती है। नेक्स्ट उसके बाद में हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, थैंक यू।